प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, साथियों, आज हम चर्चा करेंगे कौटिल्य के राजा संबंधी विचार। और राजा संबंधी विचार में आज हम केवल राजा के गुण, योग्यता और शिक्षा इसके बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि मैंने यहाँ लेक्चर का नाम भी नोट कर दिया है बेटा, कौटिल्य के राजा अर्थात स्वामी, कौटिल्य के राजा या स्वामी संबंधी विचार। इसके अंतर्गत हम राजा में क्या गुण होना चाहिए, उसकी क्या योग्यता होना चाहिए, और कौटिल्य ने अपनी रचना अर्थशास्त्र के अंतर्गत राजा की शिक्षा के बारे में, राजकुमारी की शिक्षा के बारे में क्या कुछ लिखा है, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। लेक्चर नंबर 30 होगा। ठीक है बेटा। तो आज का हमारा जो टॉपिक है बेटा बहुत महत्वपूर्ण, कारण क्योंकि कौटिल्य ने अपनी रचना अर्थशास्त्र के अंतर्गत जब सप्तांग राज्य की अवधारणा दी या सप्तांग राज्य का सिद्धांत दिया, तो कौटिल्य ने कहा कि भाई राज्य निर्माण के 7 तत्व, अंग या प्रकृति होंगे। अब 7 तत्वों में, 7 अंगों में, 7 प्रकृति में प्रथम स्थान किसको दिया बेटा? प्रथम स्थान राजा को ही दिया है, स्वामी को दिया है, राजा या स्वामी। ठीक है, राजा को दिया है। अब आप कहेंगे कि सर एक अंग तो आपने बता दिया, राजा या स्वामी, और कौन से होंगे? तो बेटा वैसे तो ये सब बातें मैंने पिछले लेक्चरों में समझा दी है, पिछले जो लेक्चर हैं उनमें समझा दी है, लेकिन अगर आज की बात आए तो एक बार मैं आपको इनके नाम बता रहा हूँ। जैसे सप्तांग राज्य का अवधारणा आती है और आप ये कहेंगे सर हमें तो अभी ये नाम ही याद नहीं हुए, मैं फिर दोहरा रहा हूँ। सप्तांग राज्य का अवधारणा का मतलब होता है कौटिल्य ने राज्य संबंधी जो अपने विचार दिए हैं उसमें राज्य के बारे में सप्तांग राज्य की अवधारणा भी प्रस्तुत की है, या जो है सप्तांग सिद्धांत प्रस्तुत किया है, जिसमें राज्य निर्माण के 7 अंग, तत्व या प्रकृति बतलाई हैं। अंग, तत्व या प्रकृति बतलाई हैं, जिनके नाम क्रमशः होंगे। मैंने क्या बोला है? क्रमशः है, ऊपर नीचे नहीं करेंगे आप अपनी मर्जी से, क्रम होगा ये। नंबर 1 स्वामी या अमात्य, स्वामी या राजा, स्वामी या राजा अर्थात पहला होगा राजा या स्वामी, दूसरा अमात्य, अमात्य मंत्री, दूसरा अमात्य या मंत्री। तो मैं फिर से बोल रहा हूँ, स्वामी, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, सेना, मित्र, 7 हो गए। तो इनमें जो प्रथम स्थान दिया है या जो महत्वपूर्ण अंग माना है वो राजा को माना है। अब जब राजा को माना है तो ऐसी स्थिति में चूंकि कौटिल्य ने अपने रचना अर्थशास्त्र के अंतर्गत राजतंत्रीय शासन प्रणाली के अनुरूप ही राजा के कार्य बताए हैं, राजा के गुण बताए हैं, राजा की योग्यताएं बताई हैं, राजा की शिक्षा की बात की है, राजकुमारी की शिक्षा की बात की है, राजा की दिनचर्या की बात की है, राजा की रात्रिचर्या की बात की है, राजा के कार्यों की बात की है, और कहीं राजा निरंकुश ना हो जाए तो राजा के ऊपर नियंत्रण की भी बात की है। इन सब के ऊपर मैं अलग से लेक्चर अपलोड करूँगा एक एक करके। तो आज तो हम केवल राजा में क्या गुण, योग्यता हों और राजा राजकुमार की शिक्षा के लिए कौटिल्य ने अपनी रचना अर्थशास्त्र में क्या कुछ लिखा है, इसकी चर्चा करेंगे। हाँ, एक बार फिर बता रहा हूँ, सप्तांग सिद्धांत में राज्य निर्माण के 7 अंग कौन से होंगे बेटा? नोट करिए। यस धर्मेंद्र, बेटा आप भी नोट करें, बेटा आप भी। स्वामी, राजा या राजा स्वामी, एक ही बात है। पहला हो गया राजा या स्वामी, जैसे मैंने यहाँ लिखा भी है राजा स्वामी। पहला हो गया राजा, दूसरा अमात्य, तीसरा जनपद, चौथा दुर्ग, पांचवा कोष या राजकोष, छठा सेना, यस
सातवां मित्र। अब इसमें पहला जो अंग है वो कौन है बेटा? राजा। और कौटिल्य ने 7 अंगों के अंतर्गत राजा को ही प्रथम स्थान दिया है, राजा को ही सबसे महत्वपूर्ण माना है। मतलब 7 प्रकृति में राजा महत्वपूर्ण प्रकृति है। क्यों? क्योंकि राजा के ऊपर ही जो 6 अन्य प्रकृतियां वो निर्भर करती हैं। राजा को अन्य 6 प्रकृतियों की समृद्धि के ऊपर या अन्य 6 प्रकृतियों के उत्थान के ऊपर विशेष ध्यान देना चाहिए। ठीक है, ये सब बातें मैंने पिछले लेक्चर में आपको बता दी है। अब मैंने यहाँ बड़े व्यवस्थित रूप में सारी बातें नोट की हैं। ये सब बातें नोट करने के बाद में बेटा कौटिल्य के राजा के बारे में गुण योग्यता शिक्षा के ऊपर किसी भी रूप में प्रश्न पूछा जाए आपका आंसर गलत नहीं हो सकता। चलिए, मैंने यहाँ सबसे पहले मेरे प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों के लिए नोट किया है क्या कि राजा के संपूर्ण विवरण को मतलब कौटिल्य ने अपनी रचना अर्थशास्त्र के अंतर्गत राजा के बारे में जो कुछ भी लिखा है उस संपूर्ण विवरण को निम्न भागों में बांटा जा सकता है। मतलब इसको कुछ वर्गों में कुछ भागों में विभाजित कर करके और हम कौटिल्य के राजा संबंधी विचारों को समझ सकते हैं कि राजा के बारे में कौटिल्य ने अपनी रचना अर्थशास्त्र में क्या लिखा है। यस बेटा। अब वो भाग या वर्ग कौन कौन से हैं? सबसे पहला लेंगे हम राजा के व्यक्तिगत गुण एवं योग्यता, तो आज हम गुण योग्यता को ले रहे हैं। दूसरा है शिक्षा, तो आज हम शिक्षा को ले रहे हैं। इसका मतलब पहला भाग और दूसरा भाग आज के लेक्चर में चर्चा करेंगे हम। ठीक है, केवल 2 भाग लेंगे, राजा की व्यक्तिगत गुण एवं योग्यता और दूसरा शिक्षा। ये तो आज के लेक्चर में समझाएंगे। ठीक है बेटा। तीसरा है राजा की दिनचर्या रात्रिचर्या, चौथा है राजा के कार्य एवं शक्तियाँ और पांचवा है राजा का नियंत्रण। तो आज हम इन 5 वर्गों में 5 भागों में केवल 2 भाग ले रहे हैं। पहला राजा की व्यक्तिगत गुण एवं योग्यता और दूसरा शिक्षा की बात करेंगे कि भाई कौटिल्य ने राजा के लिए राजकुमारी के लिए शिक्षा के लिए क्या कुछ व्यवस्था की है। इन 2 की चर्चा आज हम करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण लेक्चर है बेटा ये। कौटिल्य के राजा संबंधी विचारों को समझना हो तो बेटा ये 5 बातों को समझना निहायत ज़रूरी है। मैंने देखा है कि कुछ किताबों के अंतर्गत सीधा दे दिया गया है कौटिल्य के राजा संबंधी विचार और उसके अंतर्गत जो है 1-1.5 पेज में सारी बात कह दी गई। नहीं बेटा, हम व्यवस्थित रूप में प्रत्येक बात को समझाएंगे। मतलब मैं बार बार कह रहा हूँ कि जो विद्यार्थी हमारे चैनल से जुड़ चुका है उनको अन्यत्र भटकने की ज़रूरत नहीं है। बस एक ही शर्त है, जैसे मैं समझाता चलूँ उस अनुरूप आप समझते चलिएगा। चलिए बेटा, इसका पहला भाग ले रहे हैं। 2 भागों की चर्चा करेंगे हम। पहला है राजा के व्यक्तिगत गुण एवं योग्यता। ठीक है बेटा। और इसका जो दूसरा भाग है वो होगा राजा की शिक्षा। मतलब आज हम राजा के गुण योग्यता और शिक्षा की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे राजा के व्यक्तिगत गुण एवं योग्यता। बेटा ध्यान दे, राजा के व्यक्तिगत गुण एवं योग्यता नोट करें, राजा की व्यक्तिगत गुण एवं योग्यता। यस। चलिए, अब देखो मैंने आपके लिए यहाँ कितनी महत्वपूर्ण बात नोट की है, मैं इसका एक्सप्लेन करूँगा। राजा का राज्य में इतना महत्व हो, जरा समझें, राजा का राज्य में इतना महत्व हो, अर्थात कौटिल्य ने अपनी रचना अर्थशास्त्र के अंतर्गत स्पष्ट रूप में कहा है कि राजा के द्वारा जनहित से संबंधित अनेकों कार्य किए जाएंगे। अर्थात राजा के द्वारा प्रजा रक्षण प्रजारंजन से संबंधित कार्य किया जाएगा। राजा के द्वारा योगक्षेम से संबंधित कार्य किया जाएगा। पिछले लेक्चर में मैंने आपको प्रजारंजन, प्रजारक्षण, योगक्षेम इनका अच्छे से अर्थ समझा दिया है। बस मूल बात इतनी है कि राजा के द्वारा प्रजारक्षण और प्रजारंजन का कार्य किया जाएगा। प्रजारक्षण का मतलब जनता की जीवन संपत्ति की रक्षा और प्रजारंजन का मतलब जनहितकारी कार्य, लोक कल्याणकारी कार्य। अब जब राजा इतने कार्य करेगा, इतने विस्तृत कार्यों को करेगा, तो ऐसी स्थिति में राजा का राज्य में बहुत ज़्यादा महत्व। अब जब राजा का राज्य में इतना महत्व हो तो स्वाभाविक रूप से राजा एक आदर्श व्यक्ति ही होना चाहिए। अब ये जरूरी है कि जब राजा इतने महत्वपूर्ण कार्य करेगा, प्रजारक्षण, प्रजारंजन, योगक्षेम से संबंधित कार्य करेगा, राजा के द्वारा नकारात्मक सकारात्मक दोनों प्रकार के कार्य किए जाएंगे। है राजा के द्वारा जनहितकारी कार्य, लोक कल्याणकारी कार्य, प्रजाहितकारी कार्य, जनहित संवर्धक कार्य, कुछ भी नाम दे सकते हैं, जनहित संवर्धक कार्य किए जाएंगे। जब राजा इतने महत्वपूर्ण कार्य करेगा तो निश्चित है
कि मैंने यहाँ लिखा है तो निश्चित है स्वाभाविक रूप से राजा एक आदर्श व्यक्ति होना चाहिए। मतलब ऐसी स्थिति में जब राजा का जो है कार्य इतना महत्वपूर्ण है तो निश्चित रूप में राजा एक आदर्श व्यक्ति होना चाहिए। एक आदर्श व्यक्ति हो राजा, एक आदर्श राजा हो, एक आदर्श व्यक्ति हो राजा, नहीं जैसा कि पश्चिमी यूनान के अंतर्गत हम बात करते हैं। प्लेटो ने अपनी रचना रिपब्लिक में स्पष्ट रूप में लिखा है, क्या लिखा है कि जब तक एक दार्शनिक को राजा ना बना दिया जाए या राजा को दार्शनिक ना बना दिया जाए तब तक नगर राज्यों में शांति स्थापित नहीं हो सकती। इसका मतलब उन्होंने ये कहा है कि या तो एक ज्ञानी व्यक्ति को आप राजा बनाओ या फिर राजा को ज्ञानी बनाओ, शिक्षा दो। प्लेटो ने अपनी रचना रिपब्लिक में भाई दार्शनिक राजा के शासन की तो बात की है, या मैं कहूँगा कि प्लेटो ने अपनी रिपब्लिक में आदर्श राजा का सौपन देखा और उस आदर्श राजा का शासक कौन होगा? दार्शनिक राजा। प्लेटो ने भी दार्शनिक राजा की बात की है और प्लेटो ने जिस दार्शनिक राजा की बात की है बेटा उसकी शिक्षा की व्यवस्था तो इन्होंने, मैं कहूँगा कौटिल्य ने भी अपने अर्थशास्त्र में इतना नहीं लिखा जितना कि प्लेटो ने अपनी पुस्तक रिपब्लिक में लिखा है। रिपब्लिक में प्लेटो ने यहाँ तक कह दिया है कि 35 वर्ष तक तो जो है थ्योरेटिकल ज्ञान दिया जाएगा, सैद्धांतिक ज्ञान दिया जाएगा और उसके बाद में 15 वर्ष तक उसको जो है समाज में खुला छोड़ा जाएगा जिससे कि वह सामाजिक समस्याओं का अच्छे से ज्ञान ले सके। अब 35 + 15 मतलब 50 वर्ष का होने के बाद में जो है एक व्यक्ति जो है दार्शनिक राजा बनेगा। 50 वर्ष तक शिक्षा लेने के बाद में। जरा आज तुलना कीजिएगा कि आज जो राजनेता बनते हैं उनके लिए ऐसी कोई व्यवस्था की गई है? नहीं की गई। तो प्लेटो की रिपब्लिक से सीखना है। साथ ही कौटिल्य ने अपनी रचना अर्थशास्त्र के अंतर्गत राजा के अंतर्गत क्या गुण हो, क्या योग्यता हो, इसकी शिक्षा की क्या व्यवस्था हो, आज के राजनेताओं को इससे भी सीखना चाहिए। यस, चलिए मैंने लिखा है कौटिल्य राजा को राजर्षि मानता है। अब बहुत महत्वपूर्ण बात है ये, कौटिल्य राजा को राजऋषि मानता है। बेटा राजऋषि का क्या मतलब, आपसे पूछ ले तो कोई। राजऋषि का मतलब होता है कि वास्तविक रूप में जो राजा है वह शासन से संबंधित कार्य तो करेगा, राजनीति संबंधित कार्य तो करेगा, लेकिन जो राजा है वह वास्तविक रूप में एक ऋषि के तुल्य होगा। एक ऋषि के तुल्य होगा। किसके तुल्य होगा? एक ऋषि के तुल्य होगा। इसलिए इसमें जो है दोनों बातें जुड़ जाती हैं कि राजा राज्य तो करेगा, राजनीति तो करेगा, लेकिन वो एक ऋषि की तरह होगा, उसमें ऋषियों जैसे गुण होंगे, इसलिए उसको जो है राजऋषि मानता है। कौन? कौटिल्य, है ना। जो प्लेटो के दार्शनिक शासक से किसी भी प्रकार कम नहीं है। आगे नहीं ये बात, जो प्लेटो के दार्शनिक शासक से किसी भी प्रकार कम नहीं है, क्योंकि प्लेटो ने भी अपनी रिपब्लिक में आदर्श राज्य की स्थापना के लिए दार्शनिक शासक की ही बात की है। प्लेटो ने अपनी रिपब्लिक में दार्शनिक शासक का सिद्धांत अलग से दिया है, आदर्श राज्य का सिद्धांत अलग से दिया है, न्याय का सिद्धांत अलग से दिया है, साम्यवाद का सिद्धांत अलग से दिया है। ये सब मैंने पश्चिमी राजनीतिक चिंतन के अंतर्गत अपलोड कर दिया है, आप लिस्ट में देख सकते हैं। बस इतना कह सकते हैं कि प्लेटो भी अपनी रिपब्लिक के अंतर्गत आदर्श राज्य की स्थापना के लिए दार्शनिक राजा के शासन की बात करता है, या प्लेटो मैं कहूँगा ज्ञान के शासन की बात करता है, या मैं कहूँगा प्लेटो ज्ञान की संप्रभुता की बात करता है, प्लेटो ज्ञानी लोगों के शासन की बात करता है, प्लेटो विवेकवान लोगों के शासन की बात करता है। और यही बात यदि देखी जाए तो कौटिल्य भी ऐसा ही कहता है अपनी रचना शास्त्र के अंतर्गत। आप ध्यान दें, प्लेटो के दार्शनिक शासक से किसी भी प्रकार कम नहीं है। ठीक है। फिर मैंने यहाँ लिखा है कौटिल्य के अनुसार राजा में निम्न गुण आवश्यक हैं। अब चर्चा करते हैं हम कि भाई कौटिल्य ने अपने राजा में किन किन गुणों की बात की है कि भी राजा में कौन कौन से गुण होने चाहिए। बेटा जैसे कौटिल्य ने अपनी रचना अर्थशास्त्र के अंतर्गत राजा में क्या गुण हो उसकी बात की, ऐसे ही प्लेटो ने भी अपनी पुस्तक रिपब्लिक में दार्शनिक शासक में क्या क्या गुण होने चाहिए, उसमें क्या योग्यताएं होनी चाहिए, उसकी शिक्षा कितनी होनी चाहिए, सबके बारे में लिखा है। अगर प्लेटो की बात की जाए तो प्लेटो ने स्पष्ट रूप में कह दिया है कि दार्शनिक शासक संयमी हो, क्रोधी नहीं हो, विवेकवान हो, न्यायी हो। क्या हो? न्यायी हो, है। इसी के साथ में अपनी इंद्रियों को वश में रखने वाला हो,
जितेंद्रिय हो। जितेंद्रिय शब्द का प्रयोग भारत में विशेष करके आएगा। मनु ने भी ये बात कही राजा के लिए, कौटिल्य ने ये बात की, शुक्र ने भी बात कही है कि भाई अपनी इंद्रियों को वश में रखने वाला होना चाहिए। तो आज के राजनेताओं को सीखना चाहिए। यस, चलिए कौन कौन से गुण होने चाहिए। अब यहाँ इसको इंवर्टेड कॉमा में ले लेंगे। कैसे लिखेंगे इसको? कौटिल्य के अनुसार राजा में निम्न गुण आवश्यक हैं। क्या क्या? वह ऊंचे कुल का हो, जो राजा है वह ऊंचे कुल का हो, उच्च कुल का हो, कुलीन वर्ग का हो, वह ऊंचे कुल का हो, उसमें दैवीय बुद्धि और शक्ति हो, मतलब राजा में देवांश हो। जैसा कि मनु ने भी कहा है कि भाई राजा में 8 देवताओं के अंश गुण होने चाहिए, ऐसे कौटिल्य ने भी कहा है कि भाई उसमें दैवीय बुद्धि और शक्ति होनी चाहिए, है ना। अब मान लीजिएगा प्लेटो की बात की जाए तो प्लेटो ने भी वास्तविक रूप में जो मानवीय आत्मा के 3 तत्व बताए हैं, विवेक, साहस और तृष्णा। विवेक से ही जो है मैं कहूँगा दार्शनिक शासक वर्ग का निर्माण होता है। तो कुछ कुछ प्लेटो भी यही बात कह रहा है। अब क्यों कह रहा है प्लेटो ये बात? क्योंकि ऐसा माना जाता है कि प्लेटो भारत यात्रा पर गंगा के तट तक आया था, और जब प्लेटो भारत यात्रा पर गंगा के तट तक आया था तो अनुमान लगाया जाता है, ऐसा कहा जाता है कि भाई उन्होंने भारतीय दर्शन का अध्ययन किया है। अब भारतीय दर्शन का अध्ययन किया तो डेफिनेटली उनके ऊपर प्रभाव पड़ा है इसका। अब ये सत्य है या नहीं, इसको छोड़िएगा, ये चर्चा बाद में करेंगे हम, जब जो है प्लेटो के बारे में जो कुछ लेक्चर बच रहे हैं वो मैं समझाऊंगा, तब बता दूंगा वहाँ। वह वृद्ध जनों की बात को सुनने वाला हो, मतलब जो राजा है उसमें ये गुण होना चाहिए कि जो वृद्ध जन है, जो वृद्ध लोग हैं, उनकी बातों को सुनने वाला हो। जो वृद्ध लोग हैं, जो अनुभवी लोग हैं, उनकी बातों को सुनने वाला हो। केवल ऐसा नहीं है कि राजा अपने आप को सोचे कि भाई मैं ज्ञानी हूँ, मैं विद्वान हूँ, मैं वृद्ध लोगों की बात क्यों सुनूंगा, मैं खुद ही बुद्धिमान। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आज के राजनेताओं को सीखना है। अगला है धार्मिक को, राजा को धार्मिक भी होना चाहिए। अब धार्मिक का मतलब ये है यहाँ किसी मजहब संप्रदाय विशेष से नहीं है। यहाँ धार्मिक का मतलब, धर्म का मतलब, यहाँ धर्म का मतलब कर्तव्य से है, अर्थात राजा को अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। और कर्तव्य मूल बात एक ही आती है कि भाई जो राजा होता है अपनी जनता के लिए पिता के तुल्य होता है, पिता के तुल्य होता है, और जनता उसके पुत्र पुत्रियों के समान है। तो राजा पिता के तुल्य है, तो ऐसी स्थिति में अपनी प्रजा के साथ जो है अपने पुत्र पुत्रियों के समान ही व्यवहार करे, ये इसका धर्म है, इसका कर्तव्य है। नेक्स्ट, सत्य भाषण करने वाला हो। राजा है वो हमेशा सत्य बोलने वाला हो, सत्य वचन बोलने वाला हो। आज के राजनेताओं की तरह लांछन लगाने वाले नहीं हो, वो उसके ऊपर कीचड़ उछाल रहा है, उसके ऊपर कीचड़ उछाल रहा है। तो मैं ये कहूँगा कि आज के राजनेताओं को कौटिल्य के अर्थशास्त्र से कुछ सीखना चाहिए, और प्लेटो की रिपब्लिक से भी सीखना चाहिए, है बेटा। अगला है परस्पर विरोधी बातें न करे। राजा को कभी परस्पर विरोधी बातें नहीं करनी चाहिए, इसका विशेष ध्यान रखना है। नेक्स्ट, कृतज्ञ हो। अगला, उसका लक्ष्य बहुत ऊंचा हो। राजा का लक्ष्य बहुत ऊंचा होना चाहिए, उसमें उत्साह अधिक हो, उत्साहित होना चाहिए, उसमें उत्साह होना चाहिए, है। मैं कहूँगा कि उसमें बहुत बड़ा मनोबल होना चाहिए। अगला है सामंत राजाओं को अपने वश में करने में वह समर्थ हो। सामंत जो राजा होते हैं उनको अपने वश में, नियंत्रण में करने की जो है उसमें सामर्थ्यता या क्षमता होनी चाहिए। इसी के साथ में लगातार उसकी वृद्धि हो, ऐसा प्रयास किया जाना चाहिए। अगला, उसकी परिषद छोटी न हो, मतलब चूंकि राजा की अपनी मंत्री परिषद होती तो वो ज़्यादा छोटी नहीं होनी चाहिए, उसकी परिषद छोटी न हो, और वह नियंत्रण का पालन करने वाला हो। वह नियंत्रण का पालन करने वाला मतलब राजा के ऊपर जो धर्म का नियंत्रण है, धर्म का जो अंकुश है, कर्तव्यों का जो अंकुश है, उनको जो है पालन करने वाला हो, ये राजा में गुण होने चाहिए। अब नेक्स्ट बात लेते हैं हम यहाँ। ये फिर मैंने इन्वर्टेड कॉमा में लिया है, यहाँ इन्वर्टेड कॉमा बंद कर दिया। इसका क्या मतलब है? कौटिल्य ने ही अपनी रचना अर्थशास्त्र में दूसरी जगह फिर लिखा है क्या, कि राजा के अंतर्गत और भी गुण होने चाहिए, और भी योग्यताएं होनी चाहिए। क्या क्या? नंबर 1, यहाँ आप चाहें तो बिंदु बना सकते हैं या डायरेक्ट लिख सकते हैं, बुद्धि बहुत तीक्ष्ण होनी चाहिए। राजा की जो बुद्धि है बहुत तीक्ष्ण होनी चाहिए, मतलब जो है वो सूक्ष्म से सूक्ष्म बात को आसानी से समझ सके, इतनी तीक्ष्ण बुद्धि होनी चाहिए। अगला है स्मरण शक्ति तीव्र हो, मतलब उसकी याददाश्ती बहुत अच्छी होनी चाहिए। बुद्धि और बल की उसमें अतिशयता होनी चाहिए, मतलब बुद्धि की और बल की भी उसमें जो है अधिकता होनी चाहिए। अपने ऊपर नियंत्रण रखने वाला हो, स्वयं के ऊपर नियंत्रण रखने वाला हो, क्योंकि कभी कभी जो है राजा को आवेश दिलाया जाता है, राज्य में कोई परेशानी आ जाती है तो वह ज़्यादा आवेश में ना आए। अगला है नियंत्रण रखने वाला हो, सब शिल्पों में निपुण हो, जितनी भी स्किल्स हैं उनमें निपुण होना चाहिए।
सब दोषों से रहित हो और दूरदर्शी होना चाहिए। मतलब उसके अंतर्गत किसी प्रकार का कोई दोष नहीं होना चाहिए और सब दोषों से रहित होना चाहिए और दूरदर्शी भी होना चाहिए। मतलब जो है मैं ये कहूँगा कि यहाँ पर राजा को दूरदर्शी होना चाहिए कि आगे तक के बारे में वह अपनी जो योजना है वो सोच समझकर बना सके, इतनी दूरदर्शिता होनी चाहिए, दूरदर्शी होनी चाहिए। इसके साथ में काम, क्रोध, लोभ, मोह और चपलता आदि पर उसे पूर्ण नियंत्रण प्राप्त होना चाहिए। मतलब काम, क्रोध, लोभ, मोह और चपलता आदि पर उसे पूर्ण नियंत्रण प्राप्त होना चाहिए। राजा के अंतर्गत ये गुण योग्यता होनी चाहिए। ये कौटिल्य ने अपनी रचना अर्थशास्त्र के अंतर्गत स्पष्ट रूप में लिखा है। अब आगे बढ़ते हैं। बेटा यहाँ मैंने कौटिल्य ने राजा के क्या गुण हों, क्या योग्यताएं हों, इसके बारे में अर्थशास्त्र में जो लिखा है ना, ये मैं व्यापक रूप में इसलिए ले रहा हूँ बेटा कि इसकी तुलना करें हम कि आज जो राजनीति में भाग लेने वाले हैं, व्यवहारिक राजनीति में जो भाग लेते हैं, व्यवहारिक राजनीति में जो भाग लेते हैं जो राजनेता हैं, ज़रा तुलना करके देखें कि क्या ये गुण उनमें मिलेंगे। बड़ा मुश्किल है। तो ऐसी स्थिति में मैं कहूँगा कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र से सीखना चाहिए इनको, प्लेटो की रिपब्लिक से भी सीखना चाहिए। और मैं तो मेरा विचार यहाँ दूंगा कि जो भी राजनीति में भाग लेते हैं उन सबको जो है कौटिल्य के अर्थशास्त्र और प्लेटो की रिपब्लिक का अध्ययन करना ही करना चाहिए। और इसी के साथ में जो है अरस्तु की पुस्तक पॉलिटिक्स का भी अध्ययन करना चाहिए। डेफिनेटली ये ज़रूरी है। और मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि इनके लिए जो है किसी न किसी रूप में परीक्षा का भी आयोजन किया जाना चाहिए। किस तरीके से किया जाना चाहिए, क्या कुछ है, इसके लिए मैं अलग से लेक्चर अपलोड कर दूंगा। मेरे स्वयं के जो विचार हैं ये मैं आपको बता दूंगा। ठीक है बेटा, आगे बढ़ेंगे। अर्थशास्त्र के अनुसार मतलब कौटिल्य ने अपनी रचना, अर्थशास्त्र का मतलब कौटिल्य की रचना है। अर्थशास्त्र के अनुसार मतलब कौटिल्य के अनुसार भी कह सकते हैं, या कौटिल्य की रचना अर्थशास्त्र के अनुसार या कौटिल्य के अनुसार। अर्थशास्त्र के अनुसार जो है कौटिल्य ने स्पष्ट रूप में कहा है कि राजा में अभिगामिक गुण, प्रज्ञा गुण, उत्साह का गुण और आत्म संपत्ति गुण, ये 4 विशेष गुण बताए हैं जिन गुणों में ये सारे गुण आ जाते हैं। ये क्या है, कभी कभी कॉम्पिटिशन पूछ लिया जाता है और विद्यार्थी चकित हो जाते हैं कि ये आ कहाँ से गया। तो आपको केवल इनके नाम याद रखने हैं। अभिगामिक गुण, प्रज्ञा गुण, उत्साह का गुण और आत्म संपत्ति गुण, इन 4 गुणों की चर्चा की है। अब आपसे एग्जाम पूछ लिया जाए कि कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में निम्न में से किस गुण की बात की है। अब इन 4 में से एक दे दिया जाएगा और जो है 3 विकल्प और दे दिए जाएंगे, तो आप उसकी छटनी कीजिएगा, 4 के नाम याद रखेंगे। अब जो ये 4 गुण बताएं, ये वास्तविक रूप में कौटिल्य ने धर्म, अर्थ, काम, प्रजाजन की मान्यता तथा राजनीतिक आवश्यकताओं के प्रसंग में इन 4 गुणों की व्याख्या की है। मतलब राजा के बारे में कौटिल्य ने जो ये 4 गुण बताए हैं, अभिगामी गुण, प्रज्ञा गुण, उत्साह का गुण और आत्म संपत्ति गुण, ये 4 जो गुण बताए, ये चारों गुण कौटिल्य ने धर्म, अर्थ, काम, 4 पुरुषार्थ होते हैं ना, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, तो इन्होंने धर्म, अर्थ, काम और प्रजाजन की मान्यता तथा राजनीतिक आवश्यकताओं के प्रसंग में इन 4 गुणों की व्याख्या की है। मतलब धर्म, अर्थ, काम के संदर्भ में, प्रसंग में ही इन 4 गुणों की कौटिल्य ने जो है व्याख्या की है। ठीक है बेटा, तो ये विशेष ध्यान रखना है। अब एक तरीका और बता रहा हूँ मैं। अब मान लीजिएगा ये बातें ध्यान नहीं रहती हैं आपको, तो आप केवल 3 बिंदु के आधार पर जो है राजा के गुण और योग्यता को समझ सकते हैं। कैसे लिखें? कौटिल्य ने अपनी रचना अर्थशास्त्र के अंतर्गत राजा के जितने भी गुण बताए, उन गुणों को हम जो है 3 गुणों के आधार पर समझ सकते हैं। फिर मैंने लिखा है 3 गुण और, मतलब ये 3 बिंदु बना करके हम आसानी समझ सकते हैं कि राजा में क्या क्या गुण होने चाहिए। तो लिखेंगे 3 गुण और। अब ये 3 जो गुण मैंने यहाँ लिखे, इनमें सब कुछ आ जाता है। जैसे नंबर 1, राजा में ऐसे सभी गुण होने चाहिए जो प्रजाजन में उसकी आभा व प्रभाव स्थापित करने में मदद दे। मतलब राजा में ऐसे सारे गुण होने चाहिए जो जनता में उसकी आभा व प्रभाव स्थापित करने में मदद दे। तो सबसे पहली बात तो ये है कि राजा को चरित्रवान होना चाहिए, जितेंद्रिय होना चाहिए है। और अगर राजा ही चरित्रहीन है, राजनेता चरित्रहीन है, तो डेफिनेटली जनता में उसका क्या प्रभाव हो सकता है। बस मैं संकेत मात्र दे रहा हूँ, बाकी इसके अंतर्गत सारा बता दिया है। दूसरा है नैतिक सद्गुण। मतलब दूसरा जो गुण आएगा निष्कर्ष रूप में वो आएगा कि राजा में जो है नैतिक सद्गुण हो
जो शासक की मानसिक क्षमता बढ़ाने वाले हों। क्या? राजा में नैतिक सद्गुण हो जो शासक की मानसिक क्षमता बढ़ाने वाले हो, जैसे वो मधुर भाषा बोलने वाला हो, कटु वचन बोलने वाला नहीं हो, ऐसा राजा को होना चाहिए। और तीसरा है शासन की कला से संबंधित गुणों से संपन्न। क्या? शासन की कला से संबंधित गुणों से संपन्न, अर्थात वास्तविक रूप में राजा के अंतर्गत अनेकों प्रकार, क्या? राजा के अंतर्गत अनेकों प्रकार की जो कलाएं होती हैं उनका भी उसमें ज्ञान होना चाहिए। मतलब राजा एक प्रकार से विवेकवान बुद्धिमान होना चाहिए। तो आप इन 3 बिंदु के आधार पर भी जो है कौटिल्य के राजा के गुणों को अच्छे से समझा सकते हैं। बाकी तो मैंने व्यापक रूप में यहाँ पर व्याख्या कर दी है। ठीक है बेटा। अब इसका दूसरा पार्ट लेते हैं, राजा की शिक्षा। शिक्षा बेटा, प्लेटो ने अपनी रचना रिपब्लिक के अंतर्गत दार्शनिक शासक की शिक्षा की बात की है। 50 वर्ष तक शिक्षा प्राप्त करेगा, उसके बाद में जो है वो दार्शनिक शासक बनेगा, दार्शनिक राजा बनेगा। 35 वर्ष तक किताबी ज्ञान लेगा। 15 वर्ष तक समाज के अंतर्गत सामाजिक समस्याओं की थपेड़े खाने के लिए उसको खुला छोड़ दिया जाएगा, और 50 वर्ष का होने के बाद ही वो दार्शनिक शासक बनेगा। जरा आप देखिएगा आज के जो राजनेता हैं उनके लिए क्या इतनी लंबी प्रक्रिया है, और अगर ऐसी परीक्षा इनके लिए रख दी जाए तो कितने लोग पास हो पाएंगे? ये तो भविष्य की कोख में है, समय की कोख में है। यस, चलिए राजा की शिक्षा। अब शिक्षा के बारे में कौटिल्य ने क्या कहा है, नोट करें। कौटिल्य ने अपनी रचना अर्थशास्त्र के अंतर्गत बहुत महत्वपूर्ण बात कही है। क्या? कौटिल्य ने कहा है कि जिस प्रकार घुन लगी हुई लकड़ी, लकड़ी में घुन लग जाता है ना, घुन एक तरीके से कीड़ा लग जाता है, कीड़ा लग जाता है। जिस प्रकार घुन लगी हुई लकड़ी शीघ्र नष्ट हो जाती है, भाई जिस लकड़ी में घुन लग जाता है वो जल्दी से नष्ट हो जाती है। जिस प्रकार घुन लगी हुई लकड़ी शीघ्र नष्ट हो जाती है, उसी प्रकार जिस राजवंश के राजपुत्र राजकुमार, राजा के पुत्र राजपुत्र शिक्षित नहीं किए जाते हैं, वह राजवंश युद्ध आदि के अभाव में भी स्वयं नष्ट हो जाता है। मतलब युद्ध भी नहीं हो तो भी जो है यदि राजकुमारों को शिक्षित नहीं किया जाएगा तो स्वतः ही अपने आप ही वो नष्ट हो जाएंगे। इसलिए कौटिल्य ने राजा राजकुमारी की शिक्षा के ऊपर विशेष बल दिया है कि अगर इनको शिक्षित नहीं किया जाएगा, प्रशिक्षित नहीं किया जाएगा राजकुमारों को, तो बिना युद्ध के भी वह राज्य नष्ट हो जाएगा। ये बात पूर्णतया सत्य है, और यही बात प्लेटो ने अपनी रचना रिपब्लिक में कही है। क्यों? क्योंकि जब प्लेटो के गुरु सुकरात को बिना किसी गलती के मृत्यु दंड दिया गया, तो ऐसी स्थिति में उन्होंने दृढ़ निश्चय किया था कि ऐसी कौन सी राज व्यवस्था हो जिस राज व्यवस्था के होते हुए फिर दोबारा सुकरात जैसे महान मनीषी के साथ ऐसा घटना ना घटे। मतलब सुकरात जैसे महान मनीषी को फिर दोबारा कभी मृत्युदंड ना दिया जाए, ऐसी राज व्यवस्था कौन सी हो। और इसके लिए उन्होंने अपनी रचना रिपब्लिक लिखी, और इस रिपब्लिक के अंतर्गत इन्होंने आदर्श राज व्यवस्था की बात की। और आदर्श राज व्यवस्था का जो शासक होगा वो दार्शनिक राजा होगा। जरा आप देखिएगा, अगर ये घटना नहीं घटती प्लेटो की गुरु सुकरात के साथ, तो शायद रिपब्लिक हमारे सामने नहीं आती। क्योंकि प्लेटो तो स्वयं सक्रिय राजनीति में भाग लेना चाहता था, व्यवहारिक राजनीति में भाग लेना चाहता था, लेकिन जैसे ही घटना घटती उसके गुरु सुकरात को बिना किसी गलती की मृत्युदंड दिया जाता है, तो ऐसी स्थिति में जो प्लेटो राजनेता बनने वाला था वह प्लेटो राजनेता नहीं बना बल्कि दार्शनिक बन गया, महान दार्शनिक बन गया। और इसीलिए प्लेटो को राजनीति दर्शन का जनक माना जाता है। ठीक है बेटा, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम। फिर कौटिल्य ने स्वयं ही अपने अर्थशास्त्र में दूसरे स्थान पर फिर लिखा है कि सुशिक्षा से शिक्षित, जरा नोट करें, मैंने अधूरा लिखा है, मैं पूरा बोलूंगा। सुशिक्षा से शिक्षित राजा अपने प्रजा के हितों के साथ साथ ध्यान नोट करेंगे, अपनी प्रजा के हितों के साथ साथ जन कल्याण के साथ साथ जनता की रक्षा के साथ साथ चिरकाल तक पृथ्वी का बिना किसी परेशानी के भोग करेगा। कौन? जो राजा सुशिक्षा से शिक्षित होगा, जो राजा प्रशिक्षित होगा, लंबे समय तक पृथ्वी का बिना किसी परेशानी के भोग करेगा, अगर शिक्षित है तो ये कौटिल्य ने कहा है। तो निश्चित रूप में हम कह सकते हैं कि प्लेटो ने भी शिक्षा की बात की है,
और कौटिल्य भी शिक्षा की बात कर रहे हैं। किसके लिए? राजा के लिए भी। राजा शिक्षित होना चाहिए, बुद्धिमान होना चाहिए, विवेकवान होना चाहिए। तो जरा गौर कीजिएगा, प्लेटो ने भी ये बात कही रिपब्लिक में, हमारे भारत में भी कौटिल्य अर्थशास्त्र में ये बात कही है। तो फिर आज की राजनीति में इसको स्थान क्यों नहीं दिया जा रहा? फिर बोल रहा हूं मैं, तो फिर आज की राजनीति में इसको स्थान क्यों नहीं दिया जा रहा? बड़ा विचारणीय प्रश्न है। बस इतना कहकर छोड़ देते हैं हम। चलिए बेटा, अब शिक्षा की बात करते हैं कि शिक्षा किस तरीके से दी जाएगी। तो कौटिल्य ने अपने रचना शास्त्र में कहा है, क्योंकि हमारे यहाँ 16 संस्कार माने जाते हैं, 16 संस्कार। तो इन्होंने कहा कि उपनयन संस्कार के बाद, क्या उपनयन संस्कार के बाद राजकुमारों को आचार्यों से गुरुओं से, आचार्यों से त्रयी, आन्वीक्षिकी, वार्ता, दंड नीति, 4 प्रकार की विद्याएं बताई है कौटिल्य ने। आन्वीक्षिकी, त्रयी, वार्ता, दंड नीति, जबकि मनु ने आन्वीक्षिकी नहीं माना है, बल्कि त्रयी, वार्ता और दंड नीति 3 की बात की है मनु ने। कौटिल्य ने 4 की बात की है। आन्वीक्षिकी क्रम से बोलेंगे तो आन्वीक्षिकी, त्रयी, वार्ता और दंड नीति। तो यहाँ कौटिल्य ने कहा है कि आचार्यों से राजकुमारों को त्रयी, आन्वीक्षिकी, वार्ता, दंड नीति की शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए। फिर आगे और बताया इन्होंने कि अब जैसे इसका पाठ्यक्रम क्या क्या होगा, तो पाठ्यक्रम में तो ये आ गए हैं, ये 4 की शिक्षा लेंगे, ये 4 विद्या हैं, 4 की शिक्षा लेंगे। इसके साथ में इतिहास, सैन्य शिक्षा, इसकी भी जो है ये शिक्षा लेंगे, ये इनके पाठ्यक्रम में होगा, राजकुमारी के पाठ्यक्रम में होगा। और इसके बाद में फिर कौटिल्य ने फिर बताया, बहुत महत्वपूर्ण बात बताई है, क्या कि विवाह के बाद, जब राजकुमार का विवाह हो जाएगा तो विवाह के बाद क्या किया जाना चाहिए? विवाह के बाद राजकुमारों को विद्वान पुरुषों की संगति करनी चाहिए। क्या? विद्वान पुरुषों की संगत में रहना चाहिए, जिससे कि इनको शास्त्रों का ज्ञान हो सके। और जब शास्त्रों का ज्ञान होगा तो निश्चित रूप में विवेकवान होंगे, बुद्धिमान होंगे। तो इसका मतलब कौटिल्य भी ये कह रहा है कि राजा बुद्धिमान होना चाहिए, ज्ञानी होना चाहिए, सद्गुणी होना चाहिए। और प्लेटो ने ये बात कही है कि दार्शनिक शासक, दार्शनिक राजा ज्ञानी हो, विवेकवान हो, बुद्धिमान हो। ये बात कही है ना, ये बात कही है। तो जरा देखिएगा दोनों में कितनी समानता है। फिर लास्ट में मैंने लिखा है यहाँ कि कौटिल्य ने राजकुमारों के लिए जो शिक्षा की व्यवस्था की है, उस शिक्षा का जो सिलेबस है, पाठ्यक्रम है, मैंने यहाँ लिखा पाठ्यक्रम। पाठ मतलब पाठ्यक्रम। जो पाठ्यक्रम है, उस पाठ्यक्रम में सैद्धांतिक, व्यवहारिक, क्या? सैद्धांतिक, व्यवहारिक शिक्षा में तालमेल स्थापित किया है। मतलब इन्होंने जो पाठ्यक्रम रखा है, उस पाठ्यक्रम के अंतर्गत इन्होंने सैद्धांतिक और व्यवहारिक शिक्षा में तालमेल स्थापित किया है, समन्वय स्थापित किया है। तालमेल स्थापित किया है, समन्वय स्थापित किया है। किसमें? सैद्धांतिक और व्यवहारिक। मतलब जो पाठ्यक्रम है वो सैद्धांतिक भी है और व्यवहारिक भी है। इसलिए इन दोनों में जो है कौटिल्य ने समन्वय, सामंजस्य, तालमेल स्थापित किया है। यस, ये हो गया जो है कौटिल्य के राजा संबंधी विचार में राजा के गुण, योग्यता और शिक्षा। मतलब आज के लेक्चर में हमने 2 बातें बता दी हैं, राजा की व्यक्तिगत गुण, योग्यता, और दूसरा राजा की शिक्षा, एजुकेशन। यस, इसके बाद में बच गए 3, दिनचर्या, कार्य एवं शक्ति और राजा का नियंत्रण। ये हम जो है अगले लेक्चर में चर्चा करेंगे जितना संभव होगा। यदि दिनचर्या, कार्य शक्ति और राजा का नियंत्रण, इन तीनों के ऊपर मुझे अलग अलग से 3 लेक्चर अपलोड करने, तो मैं 3 ही करूँगा। कोशिश यही करता हूँ मैं कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको समझाने का प्रयास करूँगा। मेरा यहाँ औपचारिकता निभाना नहीं है, मैं केवल इसलिए आपको नहीं पढ़ाता हूँ कि भाई हमें तो जो है बिना मतलब अपना जो है विद्यार्थियों को मूर्ख बनाना है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमें ना तो अपनी हेयर स्टाइल दिखानी, ना कोई और स्टाइल दिखानी है, हमें तो सिर्फ एक स्टाइल दिखानी है। और वो स्टाइल क्या है? पॉलिटिकल साइंस स्टाइल, कि राजनीति विज्ञान की शैली क्या है, राजनीति विज्ञान को हमें कैसे समझना है। मुझे पूरा विश्वास है मेरे प्राणों से प्यारे विद्यार्थी, कौटिल्य के राजा संबंधी विचार में पहले 2 भाग राजा की गुण, योग्यता और राजा की शिक्षा, इन दोनों को अच्छे से
समझ गए होंगे। यस बेटा, ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।